गुजरात का मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट जिसमें 141 से ज्यादा लोग डूब के मर गए, जो दिवाली के 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। उस दिन हुआ यह था कि गुजरात में एक सिटी है मोरबी। इस सिटी में एक नदी है मच्छू नदी। इस मच्छू नदी पर 143 साल पुराना ब्रिटिश एरा के टाइम से बना हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज था, जिसे यहाँ के लोग प्यार से झूलतो पुल कहते थे। आज संडे का दिन था, दिवाली की छुट्टियों का माहौल था और 7 महीनों के रिनोवेशन के बाद ये पुल अभी बस 4 दिन पहले ही पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास भीड़ बढ़ने लगी थी। फैमिलीज, छोटे बच्चे और टूरिस्ट वगैरह अब इस पुल पे घूमने के लिए आने लगे थे। अगर कैमरे को थोड़ा ऊपर ले जाके ड्रोन शॉट से दिखाऊं तो ब्रिज पर लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स दिख रहे हैं। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फीज ले रहे हैं। इधर टिकट काउंटर पर लाइन अब लंबी होती जा रही है। स्टाफ टिकट्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन कोई ये काउंट नहीं कर रहा कि ब्रिज पर ऑलरेडी कितने लोग हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड भीड़ को रोक नहीं रहा। शाम के 5:30 बज चुके हैं, सूरज ढलने वाला है और भीड़ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ब्रिज की कैपेसिटी सिर्फ 125 लोगों की है, लेकिन अब वहां 400 से 500 लोग चढ़ चुके हैं। ब्रिज खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने की जगह तक नहीं है। कुछ लड़के मस्ती में ब्रिज को जानबूझकर हिला रहे हैं। ब्रिज एक झूले की तरह लेफ्ट राइट हिल रहा है। लोग डर नहीं रहे बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये एक एडवेंचर है। अब अंधेरा होने लगा है। ब्रिज की लाइट्स ऑन हो गई हैं। ब्रिज का फ्लोर लोगों की वजह से नीचे की तरफ दब रहा है। ऊपर जो मेन मोटी केबल्स हैं वो पूरी तरह स्ट्रेच हो गई हैं। लोगों के शोर में मेटल के कर करने की आवाज दब रही है। लोग अभी भी ब्रिज को जोर जोर से हिला रहे हैं। ब्रिज का एंगल डेंजरस हो चुका है और फिर फाइनली अचानक एक तेज आवाज आती है, धड़ाम। ब्रिज की एक साइड की मेन केबल जिस पे जंग लगी हुई थी वो टूट जाती है। जैसे ही केबल टूटी, ब्रिज का फ्लोर सीधा नहीं गिरा बल्कि एक तरफ से वर्टिकल खड़ा हो गया। जो लोग बीच में खड़े थे वो सब एक साथ फिसलते हुए सीधा नीचे नदी में आ गिरे। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। लोहे की रेलिंग्स और एल्यूमिनियम शीट्स लोगों के ऊपर आ गिरी। मैक्सिमम लोग कुछ ही सेकंड्स में ठंडे, गहरे और हरे रंग के पानी में गिर गए। दिवाली के टाइम सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। लगभग 7:45 बज रहे हैं और नदी में से चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। पानी में लोग हाथ पैर मार रहे हैं और जो बेचारे तैरना नहीं जानते वो डूब रहे हैं। कुछ लोग अभी भी टूटे हुए ब्रिज की जाली को पकड़कर हवा में लटके हुए हैं। नीचे पानी है और वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए लटके हुए हैं। सिर्फ 2 सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। लोगों को सोचने या रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। वो हंसती खेलती शाम एक झटके में मातम में बदल गई। सिर्फ 2 सेकंड्स में 141 से ज्यादा जिंदगियां, उनके सपने, उनका परिवार, सब कुछ उस नदी के पानी में समा गया। उस दिन स्टील का ढांचा नहीं टूटा, लोगों का भरोसा टूटा था। गुजरात के मोरबी में जो उस दिन हुआ उसे हादसा कहना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। आज हम इस पूरे इंसिडेंट की परतें छीलेंगे और ये समझेंगे कि ये कोई अचानक हुई ट्रेजेडी नहीं थी। एक ब्रिज जो अंग्रेजों के जमाने का था वो अचानक नहीं टूटा। ये एक परफेक्ट हादसा था जिसे होने के लिए हर गलत काम एकदम सही समय पर हुआ। ये सिर्फ एक पुल टूटने की कहानी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग फ्रॉड है, इंसानी बेवकूफी और सड़ चुके सिस्टम की कहानी है ये, जिसने 141 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर आज हमने ये सवाल नहीं पूछा कि क्या अपने देश में एक इंसानी जान की कीमत सिर्फ कंपनसेशन का चेक है, तो कल कोई और ब्रिज टूटेगा, कोई और बिल्डिंग गिरेगी और हम बस मोमबत्ती लेकर खड़े रह जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मोरबी ब्रिज का हादसा तो अब से 4 साल पहले 2022 में हुआ, लेकिन इसका जन्म, इसकी कहानी शुरू होती है अब से लगभग 150 साल पहले 1870 के आसपास। साल 1870 में मोरबी के शासक थे सर वाघजी ठाकुर। वाघजी ठाकुर बहुत प्रोग्रेसिव सोच के राजा थे। वो अक्सर यूरोप और इंग्लैंड ट्रेवल किया करते थे। वहां उन्होंने विक्टोरियन लंदन की सड़कें, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस देखे। ये सब देख के उन्होंने सोचा मेरा मोरबी भी यूरोप जैसा दिखना चाहिए। उन्होंने मोरबी को पेरिस ऑफ द ईस्ट बनाने की ठानी और आज के दिन मोरबी पेरिस ऑफ सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। फॉलोइंग विच उन्होंने तय किया कि मोरबी में भी एक ऐसा ही एडवांस्ड ब्रिज बनेगा। ब्रिज का काम 1877 में शुरू हुआ। उस जमाने में इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए सारा सामान, मटेरियल वगैरह और इंजीनियरिंग भी इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। ये ब्रिज सस्पेंशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, यानी कि बिना पिलर्स के सिर्फ मोटी केबल्स पर लटका हुआ ब्रिज। ये ब्रिज 1879 में बनकर तैयार हुआ। इसका इनॉग्रेशन उस वक्त के बॉम्बे के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ये ब्रिज करीब 230 मीटर लंबा और सिर्फ 1.25 मीटर चौड़ा था। उस वक्त ये अपनी तरह का अकेला ब्रिज था पूरे एरिया में। लोग दूर दूर से इस हवा में लटकते रास्ते को देखने आते थे। ये ब्रिज बहुत मजबूत था। इसने 2001 का भयानक भुज अर्थक्वेक जो मोरबी में भी फील हुआ था वो भी झेल लिया था। कई बिल्डिंग्स गिर गई थी पर ये ब्रिज खड़ा रहा। आजादी के बाद ये ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया गया और मोरबी की पहचान बन गया। लेकिन फिर जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, इस ब्रिज
की भी आ गई थी। 143 साल पुरानी केबल्स कमजोर हो चुकी थी, लोगों का आना जाना भी बढ़ गया था। म्युनिसिपैलिटी के पास इसे मेंटेन करने का बजट या एक्सपर्टीज भी नहीं था। इसलिए 2022 में इन्होंने मोरबी ब्रिज के रिनोवेशन करवाने का डिसाइड किया और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लालच और लापरवाही की। ब्रिज की हालत खस्ता थी। मोरबी म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका को समझ आ गया था कि अब वो इस ब्रिज को नहीं संभाल पाएंगे। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इसका खर्चा उठाए और इसे एक नया रूप दे। तभी एंट्री मारी ओरेवा ग्रुप ने, वो ही अजंता घड़ी वाले। ओरेवा का मालिक जयसुख पटेल ने ऑफर दिया कि मैं इस ब्रिज को अडॉप्ट करूंगा, रिनोवेट करूंगा और बदले में टिकट का पैसा मैं रखूंगा। म्युनिसिपैलिटी को लगा कि उनका सरदर्द खत्म हुआ। उन्हें क्या पता था कि जिस कंपनी को वो तारनहार यानी कि एक सेवियर समझ रहे हैं, उसी कंपनी की वजह से 30 अक्टूबर 2022 को ये पुल टूटेगा और 141 से ज्यादा लोगों की जान जाएंगी। उस संडे को लोग डेंजर ढूंढने नहीं आए थे, लोग तो बस दिवाली के बाद फैमिली आउटिंग पे आए थे। किसी के भी दिमाग में नहीं था कि कुछ सेकंड्स में ही उनका फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेथ स्केरी होती है, इसमें कोई दुआएं नहीं है, लेकिन किसी भी अनफॉर्चुनेट भयावह एक्सीडेंट के बाद भी जिंदगी बच जाती है और पनिशमेंट स्टार्ट होती है। डिसेबिलिटी, फिजियोथेरेपी, लॉन्ग रिहैब, जॉब लॉस और घर का एंटायर डायनेमिक चेंज। यहीं पे लोग ये नहीं समझते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ हेल्प नहीं चाहिए होती, एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर भी चाहिए होता है। क्योंकि अगर घर के मेन अर्निंग मेंबर के साथ ही ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली पर क्या बीतती होगी, एक बार सोच के देखो। स्पेशली उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कैसे मैनेज होते होंगे। ऐसे बुरे वक्त में एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक टर्म इंश्योरेंस। और आजकल तो सिर्फ 400-500 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पर आपको लाखों करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। साथ ही एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, कम एज में इसे लेने से प्रीमियम भी कम बनता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है जो आपके ना होने पर आपकी फैमिली को फाइनेंशियल कवर देता है और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स का बोझ कम करता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर करो और 15 से 25% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट हेल्थ और टर्म प्लान अभी के अभी चुनो। फिर जैसा कि मैंने बताया, ब्रिज टूटने के बाद हर तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें थी। लोग पानी में हाथ पैर मार रहे थे, पर किस्मत तो देखो, दिवाली की छुट्टियों की वजह से वहां कोई ढंग का रेस्क्यू सिस्टम तैयार ही नहीं था। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने अपनी जान बचाई, पर जो नहीं जानते थे वो उस ठंडे पानी में हमेशा के लिए सो गए। फिर जब देश भर में ये खबर आग की तरह फैली तो हमेशा की तरह सरकार की निंदा शुरू हुई और निंदा होने पर सिस्टम ने क्या किया, वही पुराना तरीका, पैसा फेंको और मुंह बंद करो। सबसे पहले हेडलाइंस में आया गुजरात सीएम रिलीफ फंड। हर मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए और हर घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान हुआ। फिर हेडलाइंस में आया पीएम नेशनल रिलीफ फंड, वहां से भी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हर डेथ पर और 50,000 रुपए हर इंजर्ड पर्सन पर अनाउंस किए गए। 2 दिन के अंदर सरकारी अफसर फाइल्स और चेक्स लेकर लोगों के घरों तक पहुंच गए। पर क्या किसी ने सोचा कि उन परिवारों पर क्या बीत रही है। एक दिल दहला देने वाला सीन सामने आया जब एक पिता ने, जिसने अपने परिवार के चारों मेंबर्स जिनमें छोटे बच्चे भी थे उनको खो दिया था, उस पिता को 16 लाख रुपए का चेक थमा दिया गया। उस बेचारे बाप ने रोते हुए बस एक ही सवाल पूछा कि जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं इस रुपए का करूंगा क्या। लोगों में गुस्सा था और होना भी चाहिए था। ये कोई कुदरती आपदा नहीं थी, ये एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी। यानी अगर आम जनता की कोई चिंता करने वाला होता तो इसे रोका जा सकता था। हादसे के जस्ट बाद लोकल लोगों ने बड़े सवाल उठाए। लोगों ने बोला कि जब पहले म्युनिसिपैलिटी ये ब्रिज चलाती थी तो वो लोग भीड़ को कंट्रोल करते थे, तो फिर ओरेवा ग्रुप, हाँ वही घड़ी बनाने वाली कंपनी, उस ओरेवा ग्रुप को ऐसी छूट कैसे दे दी गई कि वो जितनी मर्जी उतने लोग ब्रिज पर भेज सके। क्या सेफ्टी लिमिट्स को सिर्फ कागजों पर ही रखा गया था। पब्लिक का गुस्सा सिर्फ एक ही बात पर था कि इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती कब से हो गई कि एक प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट के लिए तुम लोगों ने 141 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लोगों के सवालों में इतना दम था कि हादसे के अगले ही दिन 31 अक्टूबर को गुजरात सरकार को एक 5 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बिठानी पड़ी। और जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो जो सच निकल कर आया वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। पहला सच ये था कि इस ब्रिज को बिना किसी प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना किसी लोड टेस्ट के ही जनता के लिए खोल दिया गया था। और दूसरा डरावना सच ये था कि हादसे वाले दिन अकेले 30 अक्टूबर को ही 3,165 टिकट्स बेची गई थी। मतलब ब्रिज की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा लोग वहां मौत के साये में खड़े थे और किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसने इस ब्रिज को गिरा दिया। फॉरेंसिक्स ने जो देखा वो दिमाग हिला देने वाला था। जो मेन केबल्स पूरे ब्रिज का भार उठा रही थी उनमें जंग लग चुका था और वो कमजोर हो चुकी थी। प्लस रिनोवेशन के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रिज के पुराने लकड़ी के फट्टों को यानी वुडन प्लैंक्स को हटाकर भारी एल्यूमिनियम और मेटल मैश लगा दिए थे। अब सोचो, फ्लोर भारी कर दिया पर पुरानी कमजोर केबल्स को बदला ही नहीं। उन केबल्स में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो इस नए वजन को झेल सके। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एसआईटी ने यह भी कंफर्म किया कि नए सस्पेंडर्स को पुराने के साथ ढंग से लगाने की जगह बस वेल्डिंग का जुगाड़ किया गया था, जो इंजीनियरिंग के हिसाब से एक मेजर फॉल्ट था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिज को चलाने वाली कंपनी ओरेवा ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी। टिकट्स बेचने और भीड़ संभालने के लिए जिन लोगों को रखा गया था वो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं थे, बल्कि डेली वेज लेबरर्स थे, यानी कि दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें भीड़ को कंट्रोल करने की रत्ती भर भी समझ नहीं थी। इमरजेंसी प्लान भी पूरा नील था। नदी के ऊपर ब्रिज था पर ना ही वहां कोई लाइफ गार्ड था, ना ही वहां कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था इमरजेंसी के लिए, और ना ही कोई रेस्क्यू बोट थी। अगर सिर्फ 3-4 इमरजेंसी बोट्स भी वहां होती ना
तो उस रात काफी जाने बचाई जा सकती थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी निकल के आई कि ये सब जल्दीबाजी का नतीजा था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ब्रिज को 8 से 12 महीनों तक बंद रखना था, लेकिन ओरेवा ने अपना फायदा देखने के लिए उसे सिर्फ 7 महीनों में ही खोल दिया। इन्होंने ना तो म्युनिसिपैलिटी को बताया और ना ही कोई सेफ्टी ऑडिट होने दिया। 141 लोगों की लाशें नदी से निकली ही थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने सामने आके इस मामले की गर्दन पकड़ ली। गुजरात हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी किसी की शिकायत का इंतजार नहीं किया। एक न्यूज आर्टिकल को ही PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानकर केस रजिस्टर किया। 7 नवंबर 2022 को कोर्ट ने नोटिस भेजकर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। पर असली तमाशा शुरू हुआ हियरिंग्स में। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो पूछा कि बिना किसी ओपन टेंडर या बिडिंग के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को कैसे दे दिया गया। कोर्ट को भी ये बड़ी विचित्र बात लगी कि इतना बड़ा टेंडर देते वक्त ओपन बिडिंग ही नहीं की गई। कोर्ट ने इसे सरकार की तरफ से दी गई लर्गीज यानी कि खैरत कहा। एक्सपायरी डेट का झोल भी निकल के सामने आया। ओरेवा ग्रुप का पुराना एग्रीमेंट 2017 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो साल 2022 तक बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के मोरबी ब्रिज को चला रहे थे। मार्च 2022 में जो 15 साल का एग्रीमेंट हुआ वो सिर्फ 1.25 पेज का था। एक बार फिर से रिपीट करूं, सिर्फ 1.25 पेज का। इसमें सेफ्टी सर्टिफिकेशन या सरकार की तरफ से कोई भी चेक एंड बैलेंस का कोई जिक्र ही नहीं था। कोर्ट में जब जवाब मांगा गया तो मोरबी म्युनिसिपैलिटी के अफसर ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। 15 नवंबर की हियरिंग में म्युनिसिपैलिटी का कोई बंदा हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने उन्हें एक्टिंग स्मार्ट बोला और चेतावनी दी कि अगर चीफ ऑफिसर नहीं आए तो नतीजे भुगतने होंगे। इसी प्रेशर की वजह से चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला को सस्पेंड किया गया। फिर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे को इनॉर्मस ट्रेजेडी कहा। उन्होंने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि हर हफ्ते हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करो और यह चेक करो कि कॉन्ट्रैक्टर की क्या औकात थी कॉन्ट्रैक्ट लेने की, और बड़े अफसरों की जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी ये सब चेक होना चाहिए। सीधी बात यह है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह ब्रिज मौत का रास्ता बन गया क्योंकि सिस्टम ने एक प्राइवेट कंपनी को बिना किसी नियम के स्टेट गिव अवे कर दिया था। इतिहास गवाह है, मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट जैसे केसेस में लोगों की जान गंवाने के पीछे हाथ होता है उन लोगों का जो नरम एसी के कमरों में बैठकर मौत की फाइलों पर साइन करते हैं, यानी कि हमारे परम पूज्य बाबू लोग। मोरबी में से जब 141 लाशें नदी से निकल ही रही थीं, तो हमेशा की तरह ये कुर्सीधारी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। पर इस बार हाई कोर्ट का डंडा इतना सख्त था कि इन्हें असलियत में अपनी कुर्सी से हाथ ही धोना पड़ा। हादसे के सिर्फ 5 दिन बाद 4 नवंबर 2022 को मोरबी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला को सस्पेंड कर दिया गया। ये जनाब उस वक्त के सबसे बड़े सूरमा थे जिनकी नाक के नीचे ये ब्रिज एक मौत का जाल बना। इन्होंने मीडिया में बड़े आराम से मान लिया कि ओरेवा ने बिना बताए और बिना किसी फिटनेस चेक के ब्रिज खोल लिया था। अब कोई इनसे पूछे कि आप क्या वहां मूंगफली छील रहे थे? SIT की रिपोर्ट ने बाद में बताया कि इस ऑफिसर ने अकेले ही ओरेवा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था बिना पूरे इलेक्टेड बोर्ड को बताए। मतलब पूरा सिस्टम एक ऑफिसर की जेब में था। हाई कोर्ट ने जब देखा कि ये पूरा का पूरा बोर्ड ही निकम्मा है तो उन्होंने सीधा सवाल ये पूछा कि जब ये बॉडी इतनी बेकार है तो इन सबको अभी तक घर क्यों नहीं भेजा? कोर्ट के डर से गुजरात सरकार को वो कदम उठाना पड़ा जो वो कभी नहीं चाहती थी, और ना ही सरकारें आमतौर पर ऐसे कदम उठाती हैं। सरकार ने पूरी की पूरी मोरबी म्युनिसिपैलिटी को ही भंग कर दिया। 11 अप्रैल 2023 को 52 मेंबर के बोर्ड को इनकॉम्पिटेंस के नाम पर डिसॉल्व कर दिया गया। जब इनसे जवाब मांगा गया तो रोने लगे कि SIT ने सारी फाइल्स ले ली, हम जवाब कैसे दें? फाइल्स मिलने के बाद भी इनके पास बोलने को कुछ नहीं था क्योंकि गुनाह एकदम साफ था। लोगों को लगा कि हमेशा की तरह ट्रांसफर होगा और मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट तो पीछे ही पड़ गया कि इस गुनेगार ऑफिसर को सजा क्या मिली। अगस्त 2025 में कंफर्म हुआ कि झाला पर मेजर पेनल्टी थोपी गई है। उनका पे स्केल 3 स्टेजेस नीचे गिरा दिया गया है अगले 3 साल के लिए। सिविल सर्विसेज रूल्स के मुताबिक ये नौकरी से निकाले जाने से बस एक कदम पीछे है। इनका करियर अब एक सिर्फ मजाक बन के रह गया है। अगर विक्टिम के एंगल से सोचा जाए तो कोर्ट में जब ये ऐसी 10 लाख रुपए पर हेड वाली बातें होती हैं तो विक्टिम को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बनकर रह गया है। उनकी तकलीफ को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है जो उनके दुख को और ज्यादा गहरा करती है। पर इंसाफ के तमाशे के नाम पे जो कंपनसेशन की बातें यूजुअली हर केस में होती हैं, वो बातें समय के साथ मोरबी केस में और गहरी होती गईं। जब 141 से ज्यादा लोग पुल हादसे में मर गए तो सिस्टम को लगा कि कुछ लाख रुपए फेंक कर लोगों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। पर हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप की ऐसी गर्दन पकड़ी कि उन्हें अपनी तिजोरी खोलनी ही पड़ी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 6 लाख देकर ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन जब ओरेवा ग्रुप के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि हम मरने वालों को 5 लाख और इंजर्ड को 1-1 लाख रुपए देंगे, तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि दिस इज नॉट इनफ। 22 फरवरी 2023 को कोर्ट ने ओरेवा को ऑर्डर दिया कि हर मरने वाले के परिवार को 10 लाख और जख्मी को 2 लाख इंटरिम कंपनसेशन दो। कोर्ट के डंडे के बाद अप्रैल 2023 तक ओरेवा ने डर के मारे पूरे 14.62 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए। यह पैसा सरकार के 10 लाख के टोटल डिसबर्समेंट्स के ऊपर था। हादसे में कई बच्चों ने अपने माँ बाप,
दोनों को ही खो दिया था। तो ओरेवा ने कोर्ट में कहा कि वो 7 यानी 7 अनाथ बच्चों का खर्चा उठाएंगे, परवरिश का और पढ़ाई का, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। लेकिन ऑनरेबल जजेस ने साफ कह दिया कि तुम बच्चों को पढ़ाओ या पैसा दो, इससे तुम्हारा लीगल कत्ल यानी कि कल्पेबिलिटी का केस कम नहीं होगा। तुम ये सब करके अपने गुनाहों से एब्सॉल्व नहीं हो सकते। जून 2024 तक आते आते ओरेवा ग्रुप ने एक और लॉलीपॉप फेंका, हर विक्टिम परिवार को 12,000 रुपए मंथली देने का प्रपोजल। पर विक्टिम्स के वकीलों ने कोर्ट में आईना दिखाते हुए कहा कि हर मरने वाले के परिवार को कम से कम 2 करोड़ मिलने चाहिए, परमानेंट डिसेबल्ड लोगों के लिए 50 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 20 लाख की मांग की गई। कोर्ट में यह भी सवाल उठा कि ये टूटे हुए ब्रिज को वापस बनाने का खर्चा जनता के टैक्स से क्यों जाए भाई? ये पैसा उस गुनेगार कंपनी और उन नेग्लिजेंट अफसरों से वसूलना चाहिए ना। अब पैसा तो काफी हद तक आ गया, पर क्या 10-20 लाख रुपए से किसी का बाप या बच्चा वापस आ सकता है क्या? हादसे के जस्ट बाद शुरुआत में तो सिर्फ 9 छोटे मोटे स्टाफ को पकड़कर खाना पूर्ति कर ली गई थी, लेकिन 27 जनवरी 2023 को गुजरात पुलिस ने एक 1262 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में पहली बार ओरेवा के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल का नाम अक्यूज्ड के तौर पर आया। जब हादसा हुआ तब ये एमडी साहब अचानक से गायब हो गए थे। पुलिस ने इन्हें फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया था क्योंकि ये समन्स इग्नोर कर रहे थे। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया और कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया, तब एमडी जयसुख पटेल के पास कोई रास्ता नहीं बचा। 31 जनवरी 2023 को हादसे के 3 महीने बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर किया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ टोटल 10 लोग जेल की हवा खा रहे थे। इन सब पर वही धाराएं थी, यानी कि आईपीसी सेक्शंस लगाए गए थे जो किसी कातिल पर लगते हैं। इन शॉर्ट कल्पेबल होमिसाइड का केस बन रहा था, यानी इन्हें पता था कि इनकी लापरवाही से मौत हो सकती है, फिर भी इन्होंने वो किया। प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा कि सिर्फ ऑन साइट स्टाफ ही नहीं बल्कि एमडी जयसुख पटेल ही वो बंदा था जिसने ब्रिज खोलने का ऑर्डर दिया और कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे, इसलिए असली जिम्मेदारी एमडी जयसुख पटेल की बनती है। इसके बाद बेल का खेल शुरू हुआ। जब 141 घरों के चिराग बुझ गए तब ये एलिजिड गुनेगार आजादी की भीख मांग रहे थे। शुरुआत में तो कोर्ट ने इन्हें औकात दिखाई, लेकिन फिर धीरे धीरे सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हुए ये सब के सब बेल पे बाहर आ गए। शुरुआत में जब उन 9 छोटे मोटे कर्मचारियों यानी कि मैनेजर्स, टिकट क्लर्क्स, गार्ड एक्सेट्रा ने बेल मांगी तो सरकार ने कड़े अल्फाजों में विरोध किया। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि ओरेवा ने हादसे वाले दिन 3165 टिकट्स बेची थी, यानी इन्हें लोगों की जान से ज्यादा उनके पैसों की फिक्र थी। सेशन कोर्ट ने इनकी बेल प्ली रद्द कर दी और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। पर कैसे न कैसे करके बेल तो चाहिए ही थी ना, तो एमडी जयसुख पटेल ने कोर्ट ऑर्डर इंटरिम कंपनसेशन यानी कि 14.62 करोड़ रुपए फटाफट जमा करा दिए ताकि कोर्ट के अंदर गुडविल दिखा सके। लेकिन इतनी गुडविल दिखाने के बावजूद भी मार्च 2023 में सेशन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि तुम मेन एक्यूज्ड हो। जब छोटे लोगों को ही बेल नहीं मिली तो एमडी को कैसे मिल सकती है? फॉलोइंग दिस पटेल को 2023 का पूरा साल जेल में ही काटना पड़ा। 2023 के अंत तक आते आते सिस्टम ठंडा पड़ने लगा। नवंबर 2023 में हाई कोर्ट ने ओरेवा के मैनेजर दिनेश दवे को बेल दे दी, ये कहकर कि वो तो सिर्फ एमडी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। इस फैसले के खिलाफ विक्टिम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल कैंसिल करने से मना कर दिया। टिकट क्लर्क्स और गार्ड्स जो 1 साल से ज्यादा जेल में थे उन्हें भी धीरे धीरे बेल मिल गई। जब सब बाहर आ गए तो मेन अक्यूज्ड कैसे पीछे रहता? मार्च 2024 में जब पटेल को जेल में 1 साल से ज्यादा हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल अलाउ कर दी। 26 मार्च 2024 को पटेल जेल से बाहर आया, पर कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त 1 लाख रुपए का बॉन्ड, दूसरी शर्त पासपोर्ट सरेंडर और तीसरी शर्त मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री पर बैन। जेल से निकलने के बाद पटेल को कुछ जगह फेलिसिटेट करते हुए देखा गया, यानी कि सम्मानित करते हुए देखा गया। सोचो, जिस इंसान पर 141 लोगों के मौत का अक्यूज्ड होने का केस चल रहा है उसको लोग सम्मानित कर रहे हैं। यह सब देखकर विक्टिम्स के परिवारों पर क्या बीती होगी इस चीज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मिड 2024 तक सारे के सारे 10 अक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं। ट्रायल अभी भी धीरे धीरे रेंग रहा है और गुनेगार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अक्टूबर 2024 तक हालात ये थी कि अक्यूज्ड लोगों पर फॉर्मल चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए थे। विक्टिम्स के परिवारों ने हिम्मत नहीं हारी और कोर्ट में एक बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने मांग की कि इसे लापरवाही यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का केस नहीं बल्कि सीधा मर्डर यानी कि आईपीसी 302 का केस माना जाए। विक्टिम्स का कहना था कि जब मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके स्टाफ को पता था कि ब्रिज ऑलरेडी सड़ी हुई हालत में है, वहां पे लोगों को भेजना रिस्की हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहां पे लोगों को जाने दिया, तो ये एक कत्ल नहीं तो और क्या है। विक्टिम साइड ने यह भी मांग की कि सिर्फ लोग नहीं बल्कि पूरी ओरेवा कंपनी को भी गुनेगार बनाया जाए, लेकिन विक्टिम साइड को रुकावट झेलनी पड़ी। मोरबी सेशन कोर्ट ने सितंबर 2024 में ये एप्लीकेशन रद्द कर दी, ये कहकर कि विक्टिम्स के वकील को इंडिपेंडेंटली चार्जेस बदलने का हक नहीं है। पर इसके बाद भी विक्टिम्स ने हार नहीं मानी और गुजरात हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाल दी, जिसकी हियरिंग 2025 में शुरू हुई। आगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे पहले ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ओरेवा ग्रुप असल में घड़ियां यानी कि ऑर्पेट और अजंता की घड़ियां प्लस सीएफएल बल्ब्स बनाने के लिए मशहूर है। उनका ब्रिज बनाने का या सिविल इंजीनियरिंग का कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने ब्रिज की मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट
देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक छोटी सी फर्म को दिया था। ये देव प्रकाश सॉल्यूशंस भी कोई बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी नहीं थी, ये छोटे मोटे काम करने वाली फर्म थी। जब विक्टिम्स इंसाफ मांग रहे थे तब मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल और उनके 6 साथी कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए। उनका कहना था कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। एमडी जयसुख पटेल ने बताया कि मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे क्या पता ब्रिज की हालत क्या है, मैंने तो काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। इन्होंने सारा ठिकरा कॉन्ट्रैक्टर और पुराने अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की। बाकी स्टाफ ने भी कहा कि वो तो बस छोटे लोग हैं और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन इन्हें भी झटका लगा कोर्ट से। 29 अप्रैल 2025 को मोरबी सेशंस कोर्ट ने सबकी डिस्चार्ज प्ली रिजेक्ट कर दी। जज ने साफ कहा कि सबूतों की भरमार है और ये ट्रायल तो चल के ही रहेगा। फॉरेंसिक्स और गवाहों के बयान चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम सबकी लापरवाही ने ही 141 प्लस लोगों की जान ली है। विक्टिम्स के वकील ने संजीव नंदा और एलिस्टेयर पेरेरा जैसे मशहूर ड्रंक ड्राइविंग केसेस का उदाहरण दिया कि जब आपको पता है कि आपकी हरकत से मौत हो सकती है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या सड़ी हुई केबल पर भीड़ भेजना, तो वो कल्पेबल होमोसाइड आईपीसी 304 ही तो है। हादसे को हुए 3 साल हो चुके हैं और इतनी सारी तारीख पे तारीख के बाद अब जाके इंसाफ की गाड़ी थोड़ी सी आगे चलना शुरू हुई है। पर दुख की बात यह है कि अक्यूज्ड अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अर्ली 2026 तक की अपडेट ये है कि मोरबी सेशंस कोर्ट में ट्रायल आखिरकार शुरू हो गया है। कोर्ट को लगभग 300 गवाहों का बयान लेना है, जिसमें हादसे में बचे लोग, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वो अफसर शामिल हैं जिन्होंने आंखें मूंद रखी थी। अक्टूबर 2025 में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने का काम पूरा हुआ, जो गवाहियों से पहले का आखिरी स्टेप होता है। अब देखना बस ये है कि फैसला क्या आता है। अगर ये लोग गुनहगार साबित होते हैं तो आईपीसी 304 के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा इन्हें मिल सकती है। गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर बाज की नजर रखी हुई है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने जून 2024 में फटकार लगाई कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी अफसरों पर क्या एक्शन हुआ। इसी प्रेशर की वजह से जाला जैसे बाबुओं पर मेजर पेनल्टी की तलवार लटकी है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया था कि अगर गुजरात पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया तो वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप सकते हैं। फिलहाल एसआईटी की फाइंडिंग्स ही केस का आधार है। कोर्ट अभी भी ओरेवा ग्रुप से हिसाब मांग रहा है कि उन्होंने जो 12,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड देने का वादा किया था वो असल में विक्टिम्स के परिवारों तक कैसे पहुंचेगा। कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया है कि इस तरीके से ये पैसे फेंकने से उनका लीगल जुर्म जो है वो कम नहीं हो जाता। मोरबी की उस खूनी शाम से लेकर आज तक हमने सब देख लिया। बेअसर रेस्क्यूज, एफआईआर का नाटक, अफसरों का सस्पेंशन और ओरेवा ग्रुप के एमडी का ये छुपा छुपी वाला खेल। टेक्निकल रिपोर्ट्स ने चीख चीख कर बताया कि जंग लगी केबल्स और सस्ता जुगाड़ ही इस कत्ल की वजह थी। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह फाइलें घूमी, तारीखें आई और नतीजा आज सारे के सारे 10 अक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं। इस केस ने यह साबित किया कि अगर हाईकोर्ट पीछे पड़ जाए ना तो बड़े बड़े एमडी और अफसरों की भी कुर्सी हिल जाती है। कोर्ट्स ने इस बार कड़ी नजर रखी, वीकली मॉनिटरिंग की और पूरी की पूरी मोरबी म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर दिया, जो शायद हमारे सिस्टम के लिए एक मिरेकल है। अब अक्यूज्ड तो देखो खुद को बचाने के लिए वो ही रंग अपनाएंगे, भीड़ ज्यादा थी, हमें पता नहीं था या कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हम सबको ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये हादसा सिर्फ एक लोहे के ढांचे का टूट जाना नहीं था। ये हमारे उस विलफुल लैप्स का नतीजा था जिसमें लालच, लापरवाही और ब्यूरोक्रेसी ने 141 लोगों की चिता जलाई। इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये केस इंडिया के लिए एक बेंचमार्क बन चुका है। ये देखने के लिए क्या बड़े एमडी और बाबुओं को रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस की सजा मिलती है या फिर ये केस भी सिर्फ एक और सरकारी फाइल बनकर लाइब्रेरी में दब जाएगा। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि आने वाले टाइम के लिए रेडी रहना कितना जरूरी है और इसमें आपकी हेल्प करेगा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपने लिए बेस्ट प्लान लो। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा, इसलिए तुम पर छोड़ रहा हूँ कि कौन सा प्लान चूज करना है। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके ध्यान से समझो कि हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से इंडिया में मौतें कैसे हो रही हैं।